हाँ देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि लाइट से जुड़ी कुछ घटनाएं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि लाइट के पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। ठीक है, इन चीजों को हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है और चैप्टर का नाम ही था वेव ऑप्टिक्स। तो ऑब्वियसली आपको लाइट को वेव मानना पड़ेगा, तब आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ और घटनाएं होती हैं लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और क्या, रमन इफेक्ट, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। इसको अगर आपको एक्सप्लेन करना है, आप वेव नेचर मानिएगा तो ये एक्सप्लेन्ड नहीं होगा। उसके लिए आपको लाइट को मानना पड़ता है पार्टिकल नेचर, या हम इसको क्वांटम नेचर भी कहते हैं। क्वांटम का मतलब होता है सबसे छोटा पैकेट। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि लाइट जो होता है वो छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट्स से मिलके बना होता है, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो फिलहाल के लिए दोनों में से किसी एक पर हम 100% बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ उसके पास वेव नेचर ही होता है या सिर्फ उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। हम ये मान के चलेंगे कि उसके पास डुअल नेचर होता है, क्योंकि एक मानोगे तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। पार्टिकल नेचर मानने से ये सब एक्सप्लेन नहीं होगा, वेव नेचर मानने से ये सब एक्सप्लेन नहीं होगा। तो लाइट हैज क्या, डुअल नेचर। लाइट जिन सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। तो अब हम मान के चलेंगे कि जैसे कहीं अगर बल्ब जल रहा है तो उसमें से बाबू छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप की चीजें निकल रही हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और इनके पास एनर्जी भी होगा, अरे है कि नहीं, क्योंकि लाइट के पास ओवरऑल एनर्जी होता है। ठीक है, अब लाइट की जो लाइट की एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो होता है h इंटू न्यू, बोलिए। और न्यू को अगर कन्वर्ट करोगे तो बनता है h, नहीं h तो पहले से है, न्यू को कन्वर्ट करोगे तो बनता है c अपॉन लैम्डा। तो याद है एनर्जी का दो फॉर्मूला, h इंटू न्यू और hc अपॉन लैम्डा, जिसमें h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू क्या, सेकेंड होता है। ठीक है, अब ये इसका आंसर क्या होगा, अरे h इंटू न्यू हो जाएगा। चलिए, आइंस्टीन ने एक रिलेशन प्रपोज किया था मास और एनर्जी के बीच में। उन्होंने कहा था कि हम चाहे तो मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मास एनर्जी का एक इक्विवेलेंस दिया था, जो था E इज इक्वल्स टू mc²। ना, यहां से हम लोगों ने मास ऑफ द फोटोन निकाला था, आपको याद होगा, जो कि आया था h अपॉन लैम्डा इंटू क्या, c, और मोमेंटम ऑफ द फोटोन निकाला था जो कि आया था h अपॉन लैम्डा। तो मैंने कहा कि ये वाला आपको याद होना चाहिए, ये नहीं भी याद रहेगा तो काम चलेगा। मैंने, ठीक है स्टूडेंट हो तो सब याद रखना, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है आगे चल के। बताइए, मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना होता है, h अपॉन लैम्डा। और मैंने कहा था कि देखो ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पकड़ के इसी को घुमा दिया है, पलट दीजिएगा तो ये लैम्डा नहीं बन जाएगा, उल्टा एच नहीं लिखा हुआ है, ये क्लियर है। तो ये हम लोग देख रहे थे। हाँ, तो ये जो मास होता है इसको कौन सा मास बोला जाता है, डायनामिक मास ना बोला जाता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, रेस्ट मास 0 होता है। मतलब ये हुआ कि फोटोन को रोक दीजिएगा तो फिर वो फोटोन रहेगा ही नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो उसका मास कितना मानिएगा, वो किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। फोटोन तभी तक रह सकता है जब वो मूव कर रहा हो। ठीक है, तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना हो गया था, 0 हो गया था। इसका जो हमने निकाला था, तो याद है हमने एनर्जी, शांत रहिए ना, अरे हमने ऐसा यूनिट से निकाला था जो कि जूल इंटू सेकेंड था। तो जूल के लिए mL2T-2 और सेकेंड किसके लिए, टाइम के लिए। मिला जुला के ये नहीं आ गया था। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन hc अपॉन लैम्डा, दूगो फॉर्मूला, h इंटू न्यू होता है और hc अपॉन लैम्डा होता है। ये हम लोगों ने किया था। टोटल एनर्जी इतनी थी तो हमने एक फोटोन का एनर्जी निकाल लिया था, और टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड किया था, तो आंसर मिला था 10 टू द पावर 20 मिला था। ठीक है, ये भी हम लोगों ने किया था, सिमिलर क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन की तरह। और यहाँ पर हम लोग पहुंचे थे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सुनिएगा, ये एक बहुत ही फेमस ट्यूब हुआ करता था पुराने जमाने में, क्योंकि इसी से इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई है, इसी से प्रोटॉन की भी खोज हुई है। आपको याद है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, बोलिए ना,
जिसमें उन्होंने पता लगाया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर बहुत लो प्रेशर में 10 टू द पावर समथिंग -4 एटीएम के प्रेशर में, माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10,000 गुना कम प्रेशर में अगर हम यहाँ पर गैसेस को भर दें, यहाँ बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो एक कैथोड रे नाम का चीज पढ़ा है हम लोगों ने? अरे ये 9वां 10वां में पढ़ना होता है यार, 9-10 में कैथोड रे पढ़ा है। जो किन से बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है, और वही पे ना खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की। फिर जेम्स कैडविक थे शायद मेरे ख्याल से। अच्छा, चैडविक आप लोग बोलते हैं? हाँ, चैडविक कैडविक जो भी है। तो हालांकि CH होता है ना, CHA है, तो कैडविक होगा ना, तो कैडविक ही होना चाहिए, पता नहीं। जैसे क्या नहीं, जो कैरेक्टर होता है तो CHA होता है, तो कैरेक्टर बोलते हैं हम लोग, तो कैरेक्टर तो नहीं बोलते हैं ना। अब एक आदमी ऐसे ही ज्ञान दे रहा था एक स्टूडेंट को, है केमिस्ट्री को। अब छोड़ो, हटाओ ना, अंग्रेजी अब क्या करोगे? अंग्रेजी बहुत गरीब लैंग्वेज है, बर्बाद लैंग्वेज है। अब इसी में वो आदमी बोल रहा था, एक आदमी था, वो एक बच्चा बोल रहा था कैरेक्टर को चैरेक्टर बोल रहा था ना, तो वो चैरेक्टर बोल रहा था। तो एक आदमी बोला कि देखो, ये जो चैरेक्टर नहीं लिखा है, ये कैरेक्टर लिखा है। CH को क्या पढ़ा जाता है? को पढ़ा जाता है। तो बोला कि ठीक है, को पढ़ा अंकल। छोड़ो, हटाओ, नहीं समझ पाएगा। अरे अब जो भी बोले, अब चैडविक कैडविक जो भी बोले वो ठीक है। अब उसके बाप से जाके पूछना पड़ेगा कि तुम क्या नाम रखे थे इसका। तो ना वो है ना उसका बाप है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? जाएंगे कभी मर के, जब नरक में जाना तो मिलेगा सब दोनों, पूछना उसे। ये सब स्वर्ग में गया होगा क्या? है बताओ, संडे को बुला लिया है, इस स्वर्ग में गया होगा? हम क्यों बुलाए? हमको ये पढ़ाना इसलिए ना बुलाए हैं। ये खैर कोई बात नहीं है, शांत रहिए। पहले के जमाने में कितना बढ़िया था, जंगल में पढ़ाई होता था। खाली तीर धनुष चलाना सिखाया जाता था। ठीक है, अब ये सब, हाँ, तो ये एक बहुत ही फेमस ट्यूब हुआ करता था। बहुत सारी रिजल्ट्स जो है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें इससे हुए हैं, और बहुत सारी रिजल्ट्स भी इससे हमको मिली हैं। ठीक है, तो उसी दौरान एक हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, वो इसके अंदर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो अचानक से एक अजीब सी घटना हुई। वो घटना क्या है ये बाद में जानेंगे, पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। तो ये जो चीज है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से। अरे बोलो ना, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो कम दाम में समझिएगा ना कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, होता भी है ऐसा। अरे कहीं ना कहीं कैपेसिटर टाइप की ही ना चीज हो गई है। अरे 2 प्लेट अगर रखा हुआ है आमने सामने, तो वो कैपेसिटर टाइप की चीज हो गई, बस थोड़ा इसमें डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज। अब इसके अंदर ना जनरली हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, सबसे सिंपल और सबसे हल्का गैस है वो, है कि नहीं? बस एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रोटॉन है उस पर फोर्स लगेगा इसकी तरफ। अरे बाबू, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींचता ना है, और उसके इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये खिंचाव बहुत बढ़ जाएगा, और खिंचाव बहुत बढ़ जाएगा तो एक ऐसा भी समय आ सकता है कि ये बीच में से टूट जाए। तो एक ही एटम तो नहीं टूटेगा, जितनी भी इसके अंदर एटम्स होंगी लगभग सब टूटेंगी। मैंने नहीं, सब नहीं टूटती हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइज भी फिर होने लगता है ये, लेकिन बहुत सारे एटम्स टूटेंगे कि नहीं? तो जितने इलेक्ट्रॉन से सब कहाँ भागेंगे? उधर की तरह। और इसी की ना खोज की थी जे थॉमसन ने, जिसे उन्होंने कैथोड रे कहा था। और सारा प्रोटॉन किधर भागेगा? इधर की तरफ। और इसी की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, जिसको उन्होंने एनोड रे बोला था ना शायद। अरे एनोड रे बोला था, जिससे प्रोटॉन की खोज हुई थी ना। तो ऐसा कुछ होता है। अब हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है डिस्चार्ज ट्यूब वाला, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बहुत सारे क्या
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अभी फिलहाल क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आता है, अरे बोलिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, अरे बोलिए, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां कलेक्ट किए जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को बुला लेगा, बैटरी का काम होता है। अरे यार मैंने कहा था कि ये कभी मत भूलना तुम, बैटरी का काम क्या होता है, क्या काम होता है, धोखा देना। तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को धोखा देके इधर पहुंचा देगा, अरे बोलिए जल्दी। और फिर क्या होगा कि, शांत रहिए, फिर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देके यहां पहुंचा देगा, और यहां प्रोटॉन्स आके इकट्ठा है पहले से, अरे बोलिए ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। वो जैसा ही हाइड्रोजन इधर आएगा एक बार फिर से टूट जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, फिर प्रोटॉन उधर। आप समझ रहे हैं, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। और वायर में तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होगा, वायर में प्रोटॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन चूंकि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट हम इस डायरेक्शन में ना मानेंगे। यहाँ आप कोई अमीटर वगैरह लगाइएगा तो आप देखिएगा कि थोड़ा सा उसमें डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, देखो दिख रहा है क्या डिफ्लेक्शन, अरे बोलो, हाँ, इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या कि जब हर्ट्ज ने, अब एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत सारी चीजें की जाती है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करने के लिए हर्ट्ज ने ना इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट का एक टॉर्च जलाया। तभी टॉर्च जल नहीं रहा है, ऑफ है, आप इसको जला दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया, इस पे लाइट पड़ा, और फिलहाल हम लोग मान रहे हैं कि लाइट जो है वो किससे मिलकर बनता है, फोटॉन्स से। तो ये मतलब इसको पार्टिकल टाइप का चीज समझिए आप, अरे बोलिए ना। वैसे ही ये जो डिफ्लेक्शन है पहले से ज्यादा हो गया, आपने नोटिस नहीं किया है, आप फिर से नोटिस कीजिए। टॉर्च ऑफ है, अभी जैसे ही टॉर्च जलेगा देखिए डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गया कि नहीं, अरे ज्यादा हुआ कि नहीं। ये चीज उन्होंने नोटिस किया कि अचानक से करंट इसमें बढ़, फिर टॉर्च को ऑफ कर रहे हैं, वापस से वही करंट जो पहले था, टॉर्च को ऑन कर रहे हैं, करंट बढ़ जा रहा है। तो ये चीज उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे दो साइंटिस्ट थे, हॉलवेक्स एंड लेनार्ड, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये है कि जब भी किसी मेटल के सरफेस पर लाइट डाला जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के सरफेस से निकलने लगती हैं। यहां पर बाबू ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मेटल के सरफेस से नहीं निकली हैं जब टॉर्च ऑफ है, तो ये कहां की इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर के जो गैसेस हैं वो टूटे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे बोलिए। लेकिन अल्ट्रावायलेट टॉर्च जलाया किस पर गया है, सरफेस पे ना जलाया गया है। तो अचानक से इसमें करंट बढ़ गया, और करंट तभी बढ़ेगा जब इसके अंदर फ्लो कर रहे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा करंट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाने में ये गैस अब रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, ये। तो इसमें से नया इलेक्ट्रॉन निकला होगा, सुन रहे हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इसीलिए करंट बढ़ गया है। ये कंक्लूजन निकाला किसने, हॉलवेक एंड लेनार्ड ने। और फिर इसको कहा उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन के आने से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से ही क्लियर है, फोटो कहां से लिया गया है, फोटोन से, और इलेक्ट्रिक कहां से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन से, और ये एक इफेक्ट है, अरे बोलो ना। चलो अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास होती हैं प्रोटॉन्स और क्या, न्यूट्रॉन्स, और इसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमती रहती हैं। इसमें 2 गो हो गया, मान लो इसमें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो नहीं होता है। मान लो सोडियम है तो 11 गो हो गया, एक और ये हो गया। सेल्स इतनी ही होती हैं कि और भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। सेल्स कहाँ तक होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं, ठीक है। भले इलेक्ट्रॉन किसी के एक ही सेल में होता है, किसी के 2 ही सेल में होता है, किसी के 5 सेल में होता है, लेकिन सेल सबके पास कितना होता है, इनफाइनाइट। कमरे सबके पास इनफाइनाइट है, भले घर में लोग कम है तो 2 ही कमरे में रह जाते हैं, होता नहीं है। बहुत बड़ा घर है, 75 गो रूम है उसमें, पुराना जो घर पहले हवेली टाइप का बना करता था। अब सब लोग, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई दिल्ली रह रहा है, मुश्किल से 5-10 आदमी रह रहा है उस घर में। तो क्या 75 कमरा में 5-10 आदमी रह लेगा, तो बाकी सब कमरा बंद रहेगा, 2-3 कमरे में ही लोग रहेंगे। वही कहानी है। मैं पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन है इसमें, मैंने इसी तीनों में बताइए। ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, कि ये लोग सबसे ज्यादा है, कि ये लोग सबसे ज्यादा। तो जो सबसे नजदीक है उसकी एनर्जी सबसे
ज्यादा होती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। हाँ पहले भी समझाया है, इसीलिए गलत बोल रहे हो। सबसे, हाँ तो जब मैंने बोल दिया कि गलत बोल रहे हो तो अब नहीं नहीं अब सबसे कम होगा। खूब पढ़ाते हो। हम्म। सोचते हो सब मिल के इनको आज पढ़ा दिया जाए। सोच समझ के बताइए, सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें कौन है जो सबसे पास होते हैं? क्योंकि मैंने इसका रीजन बताया था कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी को कम करता है। स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी अगर बढ़ाना है तो एनर्जी को क्या करना होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स कौन है? वो इलेक्ट्रॉन जिनको निकालना सबसे मुश्किल है, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे करीब हैं। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के जितना करीब जाएगा वो अपने आप को उतना ही स्टेबल मानेगा, क्योंकि वो जाना चाहता है। अरे बोलिए ना। तो ये ना सबसे स्टेबल है, यानी सबसे कम एनर्जी इसकी है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी है इन तीनों में। और यूं तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए था? इनफाइनाइट पे। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अगर यहाँ की एनर्जी 0 है और अंदर जा रहे हैं और लगातार एनर्जी क्या होता जा रहा है? घटना है। अरे इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो रही है भाई, तो एनर्जी घट रहा है। तो अब 0 से घटाओगे तो नेगेटिव में ही ना जाओगे। तो बाबू मान लो इसका जो एनर्जी है वो है माइनस, कुछ बोलो अपने से कितना ले लें, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। इस पूरे चैप्टर भर हम लोग जूल यूज नहीं करेंगे। नहीं नहीं मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो भले यूज करेंगे, लेकिन जनरली जो जब हम 90% केस में एनर्जी का जो यूनिट हम यूज करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी को क्या पढ़ेंगे? और बाबू एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाकायदा मैंने ये प्रूफ करके दिखाया था। ये सबसे छोटा यूनिट है टू बी यूज्ड। एनर्जी का यूज किया जाने वाला सबसे छोटा यूनिट है। समझ रहे हो? तो बहुत छोटी छोटी चीजों की एनर्जी को यूज करने के लिए हम इसको, हाँ मतलब एनर्जी के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे फोटोन बहुत छोटा पार्टिकल है, तो एनर्जी होती है लेकिन बहुत कम एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चाहे फोटोन वगैरह की एनर्जी को अगर आपको डिनोट करना है तो किस में डिनोट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी और ना कम होगी तो बोलो कुछ कितना ले लें? कुछ बताओ। -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो इसका -80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ले लेते हैं। और ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, हाँ मैंने सॉरी, ऐसे ही घटता है और ऐसे ही बढ़ता है। हाँ ठीक है। अब तुम बताओ कि इसकी एनर्जी कितनी है? -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिया, अरे बोलो, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई। तो 0 एनर्जी कहाँ का होता है? तो पहुंच गया इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट पर पहुंच जाने का मतलब है कि उसने अब एटम का साथ छोड़ दिया है, वो चौखट पे है। अब वो घर से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसको अगर बाहर निकालना है क्या करना पड़ेगा? अरे थोड़ा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसको 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन ये भी तो बाहर निकल सकता है, ये भी बाहर निकल सकता है। 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा है। तो निकलता सब इलेक्ट्रॉन है, बस एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। अरे बोलिए। अब एक और बात है, वो कौन सी चीजें होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है? कंडक्टर्स, मेटल्स। मेटल्स बोलिए, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मेटल बोलिए आप उसको। तो मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। वो खुद चाहता है कि कोई आके उसका इलेक्ट्रॉन लेके जाए ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो सके, है कि नहीं, और वो पहले से स्टेबल हो सके। तो यही चीज देखो बाबू यहां पर होता है। जब लाइट डाला जाता है, और कौन सा लाइट डाला गया है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट लाइट के पास एनर्जी ज्यादा होती है। अब लीजिए, अल्ट्रा वायलेट लाइट के पास एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा रुकिए, कुछ बातें मैं बताता हूं, इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, अच्छा ये जो फॉर्मूला आया था, इसमें देखो हमको साफ साफ क्लियर है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब बाबू एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वेवलेंथ होता है।
अगर हम VIBGYOR की बात करें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, नहीं फ्रीक्वेंसी का हमको नहीं पता है, लेकिन हमको इतना तो पता है ना कि लैम्डा तो बढ़ता है भाई 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, तो एक को पकड़ के चलो, लैम्डा जो है वो बढ़ता है। अब सुनो, हम जानते हैं कि V बराबर होता है न्यू इंटू लैम्डा। अब लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट ना होती है, अरे लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है, तो ये कांस्टेंट चीज है। तो इसका मतलब हुआ कि न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। इसका मतलब हुआ न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब क्या है कि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि स्पीड सेम रहता है। बाबू स्पीड ओनली डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर मीडियम सेम है तो ब्लू कलर का लाइट हो, रेड कलर का लाइट हो, ग्रीन कलर का लाइट हो, सबकी स्पीड सेम होगी। एक बार फिर से बोलिए, स्पीड किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। तो चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? कम। अब बाबू फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। बहुत अच्छा, एक और तरीके से देख सकते हैं, लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा तो एनर्जी, माने दोनों इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप आगे जाइएगा तो एनर्जी कम होगा। आप बताइए, वायलेट कलर के एक फोटोन और रेड कलर के एक फोटोन में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? वायलेट वाले की ज्यादा होगी, रेड की कम होगी। याद कैसे करें? तो ऐसे याद करिए ना, आप इतना सारा कोयला जलाइए कहीं, कोयला, कोयला किस कलर का जलता है? रेड कलर का कोयला जलता है, वो लाल कलर दिखता है। अरे रेड कलर का ना जलता है, थोड़ा थोड़ा उसमें से येलोइश फ्लेम भले आएगा, लेकिन लगभग रेड कलर का, इतना सारा है। अब इतना ही बड़े बर्नर से आप गैस जलाइए, जो घर में गैस जलता है, इतने बर्नर से ही ना उसमें से एनर्जी निकल रहा होता है, उसका फ्लेम किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। आप बताइए दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी आपको देगा? इतना कोयला जला के ऊपर चावल चढ़ा दो पकने के लिए, उतने ही गैस में, हाँ, फ्लेम जला के तुम चावल चढ़ा दो पकने के लिए, कौन जल्दी पकेगा? गैस वाला बहुत जल्दी पकेगा। ये तो हमको लग रहा है 2 घंटा लग जाएगा, इतना कोयला जला के चावल पकाओगे तो। बात समझ रहे हैं? तो हम थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिकल सिचुएशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर वाला फ्लेम था वो इस रेड कलर वाले फ्लेम से ज्यादा एनर्जी दे रहा है। ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विजिबल की बात करें, किसकी बात करें? तो विजिबल से पहले कौन होता है? अल्ट्रावायलेट। क्यों कौन होता है? इंफ्रारेड। बताओ हमारे लिए कौन ज्यादा खतरनाक है? अल्ट्रावायलेट का जान बचाना पड़ता है हमको इससे। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो जान नहीं बचेगी हमारी। अल्ट्रावायलेट किरणें इतने खतरनाक होती हैं कि कैंसर हो जाएगा हम लोगों को, स्किन कैंसर सबको हो जाएगा, है कि नहीं? तो बाबू ये खतरनाक है। अरे बोलो, तो अल्ट्रावायलेट अगर खतरनाक है तो मतलब इधर की चीजें खतरनाक होती हैं, इधर की चीजें तब कम खतरनाक होंगी। वायलेट ज्यादा खतरनाक होता है किसके रेस्पेक्ट में? रेड के रेस्पेक्ट में। रेड की एनर्जी कम होती है, वायलेट की एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे भी समझ सकते हैं, हमको सूरज सबसे कम एनर्जी कब दे रहा होता है? सुबह में या शाम में? किस कलर का दिखता है? रेड कलर का। रेड कलर की एनर्जी सबसे, तो जीवन में कभी भूलोगे कि वायलेट में या रेड में कम एनर्जी किसका होता है? रेड का होता है। नहीं, ऐसे पहली बार पूछा जाता है ना तो लोग पता नहीं क्यों पहली बार में बताते हैं रेड का एनर्जी ज्यादा होता है, वायलेट का कम होता है। हाँ लगता है, इसीलिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। क्या रटने का मान का थोड़े है, अब कितना कुछ हम लोग रटेंगे, अरे है कि नहीं? अब फिर बताइए, रेड का ज्यादा होता है कि वायलेट का ज्यादा होता है? वायलेट का ज्यादा होता है। ठीक है। गैस वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग में से फ्लेम किस कलर का निकलता है? ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ये सब कलर का निकलता है। ठीक है, वो चीज। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग थे। हाँ, इसमें से कौन सा लाइट भेजा जा रहा था? अल्ट्रा वायलेट। यानी सफिशियंट एनर्जी होगी, और मैंने क्या कहा कि अगर सफिशियंट एनर्जी आप दे दीजिएगा तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन फोटॉन्स हैविंग क्या? सफिशियंट एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन metal surface, then electron will be ejected from the metal surface, and this phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है। वर्क फंक्शन अब सुनिए, किसी भी मेटल के सरफेस से
सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी आप दीजिएगा वो सफिशिएंट होना चाहिए कि नहीं। तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसी मिनिमम एनर्जी को बोला जाता है वर्क फंक्शन। अब जैसे मान लीजिए कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दीजिएगा तब इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है। जा कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देने पर इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है, इसका मतलब हुआ इसका वर्क फंक्शन कितना होगा, कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई से, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू हो गया, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दीजिएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब आपको बताना है कि 10 से ज्यादा दे देंगे तो क्या होगा। 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दे दिया, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अरे तुम ऐसे समझो ना कि इसके निकलने के लिए मिनिमम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, समझ रहे हो। जैसे तुम ऐसे समझो कि मान लो कोई आदमी है जो 1 लाख रुपया कर्जा खा के बैठा हुआ है किसी का, ठीक है, चुका नहीं रहा है। तो चुका नहीं रहा है तो उस पर केस हो गया है और उसको जेल हो गया है। और जेल उसको हो गया है अंडमान निकोबार में। अरे काला पानी की सजा होती थी ना पहले, अंग्रेज लोग दिया करते थे, तो अंडमान निकोबार में उसको बेचारे को जेल हो गया है। तो उसको अगर आपको छुड़ाना है तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा ले जाकर देना पड़ेगा ना। अब 1 लाख कर्जा खा के बैठा है तो कम से कम कितना देना पड़ेगा, 1 लाख देना पड़े। 80,000 दीजिएगा वो छूटेगा नहीं, छूटेगा, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर से ना वो अंदर गया है। तो 1 रुपया भी कम रहेगा तो वो नहीं छूटेगा, पूरा 1 लाख आपको देना पड़ेगा। हाँ 1,20,000 दे आएंगे तो छूटेगा, बहुत बढ़िया से छूटेगा। 1 लाख दे के छूट बाहर आएगा, 20,000 का पार्टी दे देगा कि छूट के आ गए हम, है कि नहीं। तो ज्यादा देने से फर्क, हाँ ठीक है, ज्यादा कम देने से नहीं निकलेगा, ज्यादा देने से निकल सकता है, ठीक है। तो सवाल है कि ज्यादा एनर्जी अगर हम दे देंगे तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये निकलने में खर्च करेगा, और हमने इसको कितना दिया है, मान लीजिए 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो निकलने में खर्च करेगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा पता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा ये। अब देखिए, अरे हम कितना दे दिए इसको एनर्जी, हम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए। अरे बोलो तो निकलने में कितना चाहिए। अरे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचा ना, एनर्जी कंजर्व होता है पता है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच गया, क्या करेगा उसका, उतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिए, बताइए बताइए हम कितना दे दिए, हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। वर्क फंक्शन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माने निकलने में कम से कम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगा। कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से। अब जितना एक्स्ट्रा एनर्जी देते जाइएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। अरे बोलो ना। अब जैसे मान लो कि तुमने जाके उसको 1,50,000 दे दिया, कितना दे दिया, 1,50,000। तो 1 लाख वो बाहर निकलने में खर्च कर लेगा, बाकी का जो 50,000 बचा है तो उसे वो प्लेन का टिकट खरीदेगा, माने इंस्टेंट टिकट खरीदिएगा, थोड़ा महंगा पड़ता है, प्लेन का टिकट खरीदेगा और हवाई जहाज से आएगा। तो हवाई जहाज से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी काफी खतरनाक होगी कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड स्पीड। ठीक है, हो गया। तो वो काफी खतरनाक काइनेटिक एनर्जी से आएगा। मान लीजिए आप उसको जाके 1 लाख, ओए यार तुम लोग फिर इरिटेट करने लगा, फिर भगा दूंगा मैं तुमको। शांत रहो पहले, जब बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो, ठीक है। अब मान लो कि हम जाके उसको 1,20,000 चाहे 30,000 दे आए, ठीक है। अब 30,000 ना बचा है, अरे 30,000 ना बचा है, तब हवाई जहाज से नहीं आएगा, पानी वाला जहाज से आएगा। तो पानी वाला जहाज से आएगा तो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी कम हुआ कि नहीं। मान लो हम 1,10,000 दे आए, तो पानी वाला जहाज भी नहीं, तब हो सकता है कोई छोटा मोटा नॉर्मल स्टीमर होगा कहीं, उससे आएगा, काइनेटिक एनर्जी और कम हो गई। अब मान लो हम जाके उसको बस 1 लाख दे के आए,
तो 1 लाख दे के आएंगे तो क्या होगा, निकल तो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ओ तैर के आएगा ना, 2000 किलोमीटर समुद्र तैर के आएगा, वो नहीं आएगा, निकल जाएगा लेकिन आ नहीं पाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। फिर खटखटाएगा कि सुनो अंदर रख लो हमको, झाड़ू पोछा इसी में कर लेंगे लेकिन कम से कम जीने खाने लायक तो हो जाएगा ना। तो ऐसा होता है इनके साथ भी। आप जितना ज्यादा एनर्जी दीजिएगा, निकलने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट एनर्जी उसको यूज होता है, बाकी सारा एनर्जी वो यूज करता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। और इसी को कहा जाता है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन ने कहा कि आप जो भी एनर्जी दीजिएगा वो 2 काम में खर्च होता है। एक खर्च होता है वर्क फंक्शन में, माने 1 लाख देना पड़ेगा उसको निकलने के लिए, और बाकी जो बच गया वो होगी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? ठीक है। और इसी इक्वेशन के लिए आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इसी इक्वेशन के लिए मिला। तो देख लो कितना खतरनाक इक्वेशन है। आइंस्टीन ने बहुत काम किया है लेकिन नोबेल मिला इस चिंदी से इक्वेशन के लिए, जो आपने बता दिया था, है कि नहीं? आप भी कॉमन सेंस यूज करते तो बता देते, लेकिन उस जमाने में ये पहली बार लोगों ने ऐसा सुना था कि लाइट डालने से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ये कोई मामूली चीज नहीं थी, इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अरे इधर देख लीजिए, नोट ये है कि टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस, अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो जो गिवन एनर्जी होना चाहिए, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, जो फोटोन आ रहा है उसकी जो एनर्जी होनी चाहिए वो वर्क फंक्शन के कम से कम बराबर होना चाहिए, और ना तो उससे ज्यादा होना चाहिए। माने एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, नॉर्मल सी बात है ये। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अगला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नोट से डिनोट करेंगे हम इसको, जिसको हम लोग कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। बोलिए ना। तो ये क्या है पहले ये मैं बताता हूं, उसके बाद एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। ये है, जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फोटोन इंसिडेंट करिएगा ना, तो उस फोटोन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसका कुछ वेवलेंथ होगा, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिजल्ट डेफिनेशन लगभग इसके लिए भी वही रहेगा, बस अंतर आ जाएगा कि यहां मिनिमम था और यहां मैक्सिमम हो जाएगा। यानी वो मैक्सिमम वेवलेंथ, वो क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का फोटोन डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ। अब सवाल है कि भाई यहां पर मिनिमम क्यों आया और यहां पर मैक्सिमम क्यों आ रहा है, तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं, काहे के लिए, थियरिटिकली समझे हम लोग। बताइए, ये है आपका V, ये है आपका I, B, अरे G, Y, O, R, एनर्जी जो कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, बोलिए ना। यहां फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग हर्ट्ज में लिखेंगे, और यहां फ्रीक्वेंसी जो कि हम लोग हर्ट्ज में लिखेंगे, और वेवलेंथ जो कि हम लोग किस में लिखेंगे, चलिए नैनोमीटर में लिख लेते हैं ना। तो अपने से कुछ मानते हैं हम लोग, एग्जैक्ट डेटा यूज नहीं कर रहे हैं, अपने से कुछ मानते हैं। बताओ इसका एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ले, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ले, बोलो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ले, तो इसका कितना मान लेते हैं, 90। इसका कितना, इतना समझ रहे हो ना कि एनर्जी घटते जाएगा, रेड का सबसे कम होता है, वायलेट का। चलो ठीक है 80 मान लो कितना, 70 है, मान लो 60 है, 50 है, कितना है, तो 40, ऐसा मान लिया हमने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, जल्दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी, बाबू, अरे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, एनर्जी H इंटू न्यू होता है, तो अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। तो इसका भी कुछ लेते हैं ना हम लोग, चलो 10 ले क्या, 10 हर्ट्ज, हालांकि ये बहुत कम हो गया, वो 10 टू दी पावर 14-15 हर्ट्ज के ऑर्डर का आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो ना, ठीक है, चलो रहने दो। कितना मान लें,
8 मान लें, नेगेटिव में लेके जाएगा तुम। चलो 9 मान लेते हैं, और कितना 8 मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, 6 5 या कितना 4 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं आता है। आ गया ना? है ए रहने तो मत बोलो। हाँ अच्छा, गोल्ड स्टीन प्रोटॉन का किए थे। गोल्ड स्टीन ना प्रोटॉन का किए थे। हाँ ठीक है, बात जो भी है छोड़ो हटाओ। ये देखो लैम्डा जो है इसका भी हम लोग मानते हैं कुछ अपने से। अरे तो मानते क्या, लैम्डा तो हमको याद है 400 नैनोमीटर से 700 नैनो। मानो इसका 400 मान लो, इसका कितना मान लो 350 मान लो, इसका कितना मान लो। जा सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 400। हाँ मैं समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ इसका कितना 500, इसका 550 ले लेते, इसका कितना तो 600, इसका अरे यार ये तो देखो एकदम आ गया 700, नहीं आ गया, ऐसा हम लोगों ने ले लिया। अब हमको एक मेटल के सरफेस से निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो हमने सोचा कि थोड़ा रेड लाइट डाल के देखते हैं। हमने डाल दिया कौन सा लाइट बोलो जल्दी, रेड। पता चला इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब क्या करें, अब क्या करें, एनर्जी बढ़ाएं कहीं हो सके तब निकल जाए। तो अभी ऑरेंज डाला हमने, चलो बढ़िया है ऑरेंज डाला। ये देखो ये ऑरेंज, ऑरेंज कहा जाएगा इसको ना, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, फिर नहीं निकला। एनर्जी को और बढ़ाया जाए, क्या डाला जाए, येलो डाला जाए। चलिए येलो डालते हैं। तो बाबू येलो जब डाला हमने पता चला फिर नहीं निकला, तब क्या डालें, ग्रीन डालें। तो जब ग्रीन डाला इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसका मतलब हुआ कि कम से कम कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कितना चाहिए। इसका मतलब हुआ इस सिचुएशन में वर्क फंक्शन की वैल्यू हो गई 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात आपको समझ में आई? कम से कम ग्रीन पे ना निकल रहा है, ग्रीन से पहले पे नहीं निकल रहा है। तो ये हो गया वर्क फंक्शन। अब एक बात बताइए, चूंकि इस एनर्जी पे निकला है और इस फ्रीक्वेंसी पे निकला है और इस वेवलेंथ पे निकला है, तो बताइए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? तो सुनिएगा, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं, सब लोगों ने बोला नहीं, देखो फिर से पूछता हूं मैं, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलेगा, लेकिन इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे तो निकलेगा ना। अरे जब ग्रीन पे निकल रहा है तो ब्लू पे तो और बढ़िया से निकलेगा, इंडिगो पे और अच्छा से निकलेगा। नहीं समझ रहे हो? तो इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकल रहा है का मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। अरे यार, तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो उसको क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सब लोग मिल के बोलिए क्या बोला जाता है। यानी इस एग्जाम्पल के हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? 7 हर्ट्ज। कितना है बोलिए? 7 हर्ट्ज है। अब देखिए थोड़ा लैम्डा पर हम लोग आते हैं। इस लैम्डा पे निकल रहा है, इस पे नहीं निकलेगा, इस पे, लेकिन इस पे निकल जाएगा, इस पे। तो बताइए मिनिमम लैम्डा है कि मैक्सिमम लैम्डा है? बोलो। हाँ बाबू देख के बताइए, ये जो लैम्डा है ये मिनिमम लैम्डा है कि मैक्सिमम लैम्डा है? अरे ये मैक्सिमम ना है, इससे ज्यादा पर नहीं निकल रहा है, लेकिन इससे कम पर निकल जा रहा है, तो ये मैक्सिमम लैम्डा है। ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो, हाँ ये वो मैक्सिमम लैम्डा है, बोलो जल्दी, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पा रहा है। इसीलिए बाबू एनर्जी के लिए मिनिमम वर्ड यूज होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी मिनिमम वर्ड यूज होता है, लेकिन लैम्डा के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? मैक्सिमम। अब देखिए ये तीनों आपस में रिलेटेड होंगे कि नहीं? अरे बोलिए ना। तो इस वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फाई। इस वाले
फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यू नॉट। इस वाली वेवलेंथ को क्या बोल रहे हैं? लैम्डा नॉट। अरे बोलो तो बताओ। एनर्जी जो होता है वो होता है h इंटू न्यू ना, और न्यू का मतलब यहां पर न्यू नॉट है। अरे बोलो, एनर्जी जो होता है ये एनर्जी ही ना है, वो होता है एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो बाबू इसका मतलब ये जो होगा वो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होगा। यानी वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। फाई बराबर एच इंटू न्यू नॉट, अरे बोलिए, और फाई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। अरे देखिए ना, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो ये मिनिमम एनर्जी होगा। तेरे की मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है तो ये मिनिमम एनर्जी होगा, क्योंकि नीचे वाली चीज को मैक्सिमाइज कर दीजिएगा तो ओवरऑल ये मिनिमाइज हो जाता है। तो ये चीज भी देखिए हम याद रखेंगे कि जो वर्क फंक्शन होता है वो h इंटू क्या होता है? न्यू नॉट होता है। और मन करे तो आप यहां से न्यू नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना? तो 5 डिवाइडेड बाई, तो इस फॉर्म में याद नहीं करना है, याद हमको इस फॉर्म में रखना है। चाहे वर्क फंक्शन जो होता है वो एच सी अपॉन क्या होता है? लैम्डा नॉट। यहां से हम चाहें तो लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। है क्लियर ये? चलिए ठीक है, देखिए आपकी किताब में ये सब लिखा है, देखिए लिखा है। अरे लिखा है। चलिए बात करें अगर हम कैलकुलेशन की, अरे बोलो ना। तो जैसे मान लो बाबू कि दिया हुआ है कि एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ है 620 नैनोमीटर। कितना है? 620 नैनोमीटर। बताइए इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है एच सी अपॉन क्या? लैम्डा। अब ट्रेडिशनल मेथड तो ये है कि h को लिखा जाएगा 6.62 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। c का मतलब हुआ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई, अरे c स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा की जगह पे कितना? 620 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, है कि नहीं? तो इससे जो हमको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? जूल में मिलेगा, क्योंकि हर चीज ऐसा यूनिट में रखा गया है तो रिजल्ट भी आपको ऐसा यूनिट में ही मिलेगा। ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ, तो ये कॉर्नर वाले दोनों बाहर जाओ, बढ़िया से जाके आपस में बातचीत करो। वो क्लास डिस्टर्ब होता रहेगा, मेरा मूड खराब होगा, सबको भगा दूंगा। उससे बढ़िया तुम दोनों जाओ। बैठ के नाटक कर रहा है सब। सॉरी बोलो, तुम ही बोलो। हाँ ठीक, नहीं तो ये वार्निंग दे दिया मैंने। ठीक है, अब ये देखो, ये जरूरी चीजें हैं, समझ रहे हो? इतना जीवन में इतना ईमानदार भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब पकड़ाए तभी सॉरी बोलना है, नहीं पकड़ाए तो चलता है। हैं? हाँ, इतना नहीं बोला जाता है। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं, इस बात का भी ख्याल रखिए। ठीक है, यहाँ चोर वही है जो पकड़ा जाए, जो ना पकड़ाए वो साधु है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड तो ये कहता है कि हम वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर किस में मिलेगा? जूल में मिलेगा। लेकिन चूंकि फोटॉन्स वगैरह की एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, तो हमको फिर जूल को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना। तो बाबू अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, तो एक जूल कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, अरे इसको नीचे लेके जाओ, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ना, और इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को अगर आपको कन्वर्ट करना है किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको इस चीज से डिवाइड करना होगा। अब ये चीज कितना है बताइए? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इतना करने के बाद आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। इतना करते करते आप बर्बाद हो जाइएगा, है कि नहीं? अरे यार, अभी मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करो, भी दो को चीजें डिवाइड करने के लिए तो नहीं समझ रहे हो, काफी लेंदी घटिया सा कैलकुलेशन आएगा। तो इसका उपाय ये है ना कि हम लोग HC की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेते हैं, और बड़ा सिंपल सा है। HC की वैल्यू होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। याद करो, मन करे अंग्रेजी में याद करो, 1240 याद कर लो, चाहे 1240 याद करो। 1240
इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, या फिर 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। अब अगर नैनोमीटर में दिया है इसका यूज करेंगे, नहीं समझे आप, देखिए। और अगर एंगस्ट्रम में दिया है तो हम लोग इसका यूज करेंगे। यानी कि आप इसको यहां से हटाइए, बोलिए, और चलिए हमने जो HC की वैल्यू याद की उसके आधार पे हम लोग रिजल्ट लिखते हैं। HC कितना होता है? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और लैम्डा कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 620। नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, हाई 620 से कितना जाएगा? आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया। आसान था कि नहीं है? तो डायरेक्ट हम ये वैल्यू ही याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ठीक है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये इक्वेशन एक्चुअली हम लोग जानते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि अगर किसी मेटल के सरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट किया जाता है, मेटल के, ये क्या था रे? तुम लोग यार काहे इसे करता है मेरे साथ? मैच का क्या है? मैच ढूंढ, पता है, देखो इधर देखो, लाइट अगर डाला गया, ई एनर्जी का लाइट डाला गया, क्या अब वो दोनों अब लग गए आपस में। है पता नहीं सबको क्या हो गया है। एनर्जी जो है, जो फोटोन हमने डाला उसकी एनर्जी अगर कितनी है बताइए? ई है। तो ई बराबर क्या होता है? एच इंटू न्यू होता है, या फिर एच सी अपॉन, यही ना होता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा दी गई है तो ये वाला यूज करेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा कि ये जो एनर्जी होता है वो एक्चुअली 2 कामों में खर्च होता है। एक खर्च होता है बाहर निकलने में, और बाहर निकलने में जो एनर्जी खर्च हो जाएगा उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, और जो बच गया वो हो जाता है काइनेट। लेकिन यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यूज किया गया है। ये मैक्स वर्ड क्यों यूज किया गया? सिर्फ इतना क्यों नहीं लिख दिया 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी? तो आइए अब इस चीज को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। होता कुछ ऐसा है बच्चों, शांत रहिए, कि जब फोटॉन्स आती हैं तो आपको क्या लग रहा है? वो सिर्फ एटम्स के बाहरी लेयर से टकराती हैं क्या? आपको पता ना कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक, तो बीच में गैप भी है, 2 एटम्स के बीच में गैप होता है, अरे है कि नहीं? 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का गैप होता है। अब फोटॉन्स उस गैप से होके अंदर भी जा सकती हैं, यानी फोटॉन्स हो सकता है कि 10-12 लेयर अंदर तक चली जाएं। नहीं समझे? तो मान लीजिए कि एक लेयर यहां था, एक लेयर यहां है, एक लेयर यहां है, एक लेयर, बहुत सारा लेयर है, ऐसा ऐसा, अरे बोलो ना। हाँ, तो अब जो फोटोन इससे टकराया, मान लो इसकी एनर्जी कितनी है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बाहर निकलेगा? किस एनर्जी से बाहर निकलेगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाहर निकलेगा, ठीक। जो फोटोन मान लो यहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया, अब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल तो जरूर पाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही एनर्जी से। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ही काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो इस लेयर से टकराएगा। अब इस लेयर से टकराते ही वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो निकला है 5 ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, लेकिन जब फाइनली मेटल के सरफेस के बाहर आएगा ना, तो हो सकता है कि इसकी एनर्जी कम होकर कितनी हो जाए? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रास्ते में टकरा के इसने कम कर लिया। आप ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए कागज का ही सही, अगर एक यहाँ दीवार खड़ी कर दें और एक बॉल चला के मारे, तो जब वो कागज की दीवार को पार कर रहा होगा, थोड़ा ही सही, लेकिन उसकी एनर्जी में लॉस होगा कि नहीं? कागज को चीरने में इसकी कुछ एनर्जी का खर्च हो जाएगा कि नहीं? जब ये कागज से गुजरेगा तो कागज ऐसे हिलने लगेगा,
यानी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी को कागज ने भी ऑब्जर्व कर लिया है। अरे बोलिए, तो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी ना। जो फोटोन मान लीजिए तीसरे लेयर तक पहुंच गया, अरे बोलो ना, चलते चलते यहां तक पहुंच गया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही, लेकिन अब ये 2 लेयर से ना टकराएगा, तो और पता चलेगा कि निकलते निकलते इसकी काइनेटिक 3 इलेक्ट्रॉन। अब समझ रहे हैं? हो सकता है जो बहुत अंदर से आ रहा हो वो अपना काइनेटिक एनर्जी लूज करते 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 जब बाहर निकले तो कितना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। बाहर तो निकला लेकिन कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे समझिए ना कि मान लीजिए कि 1.5 लाख रुपए आप दे आए और जो कैदी है वो एकदम गेट के बगल वाले सेल में है, तो क्या करेगा, निकलेगा काउंटर पर 1 लाख जमा करेगा, 50,000 लेके निकल गया। देखिए ये है? जो थोड़ा अंदर है, अंदर मान लीजिए 2-4 सेल उधर बंद है, अब वो 50,000 लेके तो निकला है, तो रास्ता में जितना भेटाएगा सब पाकिट क्या। अब मान लो कि हाँ यहां से लेकर वहां तो मान लो 2-4 गो सेल है, बोलो ना, तो अब जब निकल रहा होगा तो लोग बोलेगा ना कि अब तो तुम जा रहे हो, है खुशी की बात है, थोड़ा कुछ खर्चा पानी करो। तो हो सकता है कि उसमें से निकाल के लुटा देगा कि जाओ सब अपना पार्टी वार्टी कर लेना। तो अल्टीमेटली जब वो गेट के बाहर निकलेगा तो पैसा कुछ को कम हो जाएगा ना। मान लो 40,000 हो गया, 10,000 लुटा दिए। मान लो को एक है जो और अंदर से कहीं से आ रहा है, तो और बहुत ज्यादा सेल उसको मिलेगा लुटाने के लिए, लुटाता फिरेगा, कहीं 20,000 लेके निकले। और ऐसा भी हो सकता है कि वो ढेरे अंदर से आ रहा है, लुटाते लुटाते जब गेट तक पहुंच जाता पैसा नहीं है बेचारे का, तो बाहर तो निकलेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं होगी। फिर वही होगा, खटखटा के अंदर जाएगा। ये कचरा समझ के ही रख लो हमको, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहानी है, यानी कि बाहर निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। तो इस इक्वेशन में इनमें से कोई एक ही ना फिट बैठेगा। अब आप अपने कॉमन सेंस से बताइए कि अगर एनर्जी हमने कितनी दी है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है 10, तो यहाँ पर हम उनमें से कौन सी काइनेटिक एनर्जी यूज करें? हम 5 यूज करेंगे। तो आइंस्टीन ने कहा कि आप यहाँ पर कौनों का उठा के मत लिख दीजिएगा। अब इसका अगर हम उठा के 3 लिख दें तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा? क्या 3 15 होता है? नहीं होता है। जब जब होने लगेगा तब आप इसको रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का होगा जो सबसे आउटर लेयर से बाहर निकला होगा। क्लियर है? तो ये था आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब सुनिए इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मैंने मिटा दिया क्या, E बराबर कितना होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी में। इस इक्वेशन को ना हम न्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, हम लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो बताइए, गिवन एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना होगा, h इंटू न्यू लिखेंगे। अरे बोलो जल्दी। इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना होगा h इंटू, सब भूल गया सर, अरे h इंटू न्यू नॉट ना लिखेंगे रे भाई, क्या करते हो तुम लोग यार। अभी तो थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने, वर्क फंक्शन बराबर होता है h इंटू न्यू नॉट। आप प्लस क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहां से हम चाहें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, इसको उधर लेके चल लेना जाओ और h को कॉमन ले लेना, न्यू माइनस क्या, ये सब रटना नहीं है। याद हमको क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। जरूरत के हिसाब से हम इसकी जगह पे h इंटू न्यू और इसकी जगह पे h इंटू न्यू नॉट रख लेंगे। बताइए न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन फोटोन, इंसिडेंट फोटोन है। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सही है, ऐसे कर लेंगे हम लोग। मन करेगा तो हम इसको लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताइए? अरे लैम्डा के टर्म में कैसे लिखोगे, तो ई की जगह पे लिखा जाएगा, हाँ ई की जगह पे लिखा जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिखते हैं, ई की जगह पे लिखा जाएगा HC बाई लैम्डा, और फाई की जगह मैं नहीं बताऊंगा, फाई की जगह क्या लिखोगे, तो HC अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या, मैक्सिमम, है कि नहीं। आप इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इधर ही रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, HC को कॉमन ले लें तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा ना। तो ये हम कर लेंगे, जरूरत जब पड़ेगा ना कर लेंगे। हमको पता होना चाहिए कि E बराबर H इंटू न्यू होता है, E बराबर HC अपॉन लैम्डा होता है, अब फाई बराबर H इंटू न्यू नॉट होता है,
और ना तो फाई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होता है। और इधर उधर ले जाना तो हम लोगों को आता ही है। ठीक है, क्लियर है? अभी नोट जानने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सुनो। मान लो कि एक मेटल है, वर्क फंक्शन कितना है उसका बताओ? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा जाए चाहे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भेजा जाए, ये बाहर निकलेगा? हाँ, लेकिन मैंने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 2 फोटोन भेज दिया। अब निकलेगा कि नहीं? है नहीं निकलेगा। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ के कितना होगा? और इसको निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नहीं निकलेगा। अच्छा छोड़ो, हटाओ, एग्जाम्पल बदलते हैं। मान लो वो जो 1 लाख कर्जा खाया वो तुम्हारा कोई दोस्त है, वो है, ठीक है, मान लो वो है? अभी इसको काला पानी हो गया, अंडमान निकोबार चला गया ये। अब ये इसका दोस्त जो है, इसको ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा दोस्त जेल में है, तो इसने पैसा इकट्ठा किया 50,000, लेकिन इससे हो पाया। ठीक है, इस उम्र में बेचारे से 50,000 हो पाया। तो 50,000 लेके अगर ये जाएगा तो क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन मान लीजिए कि वो पीछे वाला भी इसका दोस्त है, अब इसके देखा देखी उसने भी 50,000 इकट्ठा किया, तो 50,000 लेके ये गया, 50,000 लेके वो गया, दोनों ने मिलके कितना इकट्ठा कर लिया? 1 लाख। क्या वो बाहर नहीं निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। 50,000 50, अरे वो छोड़ो ना, वो 50,000 तुमने इसको 50,000 इसको छुड़ाने के लिए इकट्ठा किया, बाकी आने जाने का तुम्हारा अपना खर्चा है। ठीक है, तो बाबू निकल जाएगा कि नहीं ये बताओ? 50,000 मिलके 1 लाख नहीं हो गया? निकल जाएगा। तो ये तो निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। पता है क्यों? बताता हूं, अब सुनो ध्यान से। मान लो कि, अच्छा एक और बात है, कैदी से ना एक बार में एक ही आदमी भेंट कर सकता है, ऐसा 2 आदमी जाके भेंट नहीं कर सकता। मान लीजिए ऐसा नियम है। तो अब ये जाएगा 1 लाख लेके, सॉरी कितना लेके? 50,000 लेके, तो 50,000 पे निकल जाएगा क्या? नहीं निकल। लेकिन वो 50,000 ये रख लेगा कि एक काम करो 50,000 हमको दे दो, कोई और आएगा 50,000 लेके, बोलो ना, तो मिला के मैं छूट जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद वो आया, वो 50,000 लेके आया, और दोनों इकट्ठा करके कितना हो गया? 1 लाख। ये तो छूट जाएगा। बस यही दिमाग इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होता है। ये लड़का फ्यूचर सोच सकता है, इसको पता है कि अभी 50,000 रख लेंगे तो हो सकता है कोई और 50,000 दे देगा तो हम छूट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के पास फ्यूचर सोचने के लिए दिमाग नहीं है। वो पूछेगा, मान लो कि आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन, चलो निकलो, नहीं निकलेंगे हम। फिर अगला आएगा, और 2 फोटोन के बीच में, अब हम पार्टिकल मान रहे हैं, पार्टिकल और वेव में यही अंतर है। वेव को हम मानते हैं कॉन्टिन्यूअस, और पार्टिकल को माना जाता है डिस्क्रीट, बीच में गैप होता है। बस यही बेसिक अंतर हो जाता है। तो हम क्या मान रहे हैं बताओ? फोटॉन्स को क्या मान रहे हैं? और 2 पार्टिकल के बीच में कुछ तो गैप होगा ना। अगर गैप ना रहे तो वो 2 पार्टिकल ही नहीं है। अरे बोलिए, फिर तो एक ही ना हो जाएगा। तो एक आया, इसने पूछा कितना है, बोलेगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम बाहर नहीं निकलेंगे और तुम जाओ, कोई फायदा नहीं है। फिर अगला आएगा कितना लेके? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ हम बाहर नहीं निकलेंगे, तुम जाओ। तुम्हारा कितना है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना जाओ, नहीं निकलेंगे। तुम्हारा कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आओ साथ चलते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा होगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन ये चीज सोच नहीं पाएगा कि अगर इसकी एनर्जी को हम अभी फिलहाल एब्जॉर्ब कर लेना तो थोड़ी देर बाद जो आएगा दोनों का मिला के मैं बाहर निकल जाऊंगा। बोलो ना। तो फ्यूचर ना सोच पाने की वजह से इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसा नहीं कि 2-4 गो का मिला के तो बाहर निकल गए। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। ये एक लिस्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि किसके किसके लिए कितना कितना वर्क फंक्शन चाहिए। तो सीजियम के लिए वर्क फंक्शन होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सोडियम के लिए इतना होता है, पोटेशियम के लिए इतना होता है, और ये प्लैटिनम लिखा हुआ उसके लिए इतना होता है। ये सब के सब मेटल्स हैं। अब आप बताइए किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है? अरे जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे। तो सीजियम इज बेस्ट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे मुश्किल किस में है? प्लेटिनम में से। इसमें बड़ा मुश्किल होगा। है मेटल ये भी,
लेकिन इसके लिए मुश्किल होगा। एक चीज और बता देता हूं, हम लोगों ने पढ़ा है ना वी गे और वी से लेके कहां तक, तो याद रखिएगा एक फोटोन की एनर्जी रेड वाले की लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और वायलेट कलर की लगभग 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो ना, ये थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है लेकिन रेंज लगभग यही आता है। जैसे हम लोगों ने वेवलेंथ का रेंज याद किया है ना, लगभग 400 से 700, तो वैसे ही इसका याद रखिएगा 1.8 से लगभग 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आप बताइए विजिबल लाइट डाल के हम किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? हम सीजियम में से निकाल सकते हैं। अरे सीजियम को कितना चाहिए? 2.14 इसी के रेंज में ना आएगा। अरे इससे ज्यादा होगा, रेड से ज्यादा होगा, वायलेट से कम होगा, हो सकता है कुछ येलो टाइप का है। येलो लाइट डालिएगा सीजियम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अरे आप समझ रहे हैं? चलिए और बताइए, इसमें से निकल जाएगा? एक कम से कम चाहिए इतना, इतना एनर्जी तो इस रेंज के पास है ही। इसमें से निकल, इसमें से हाँ मैंने लगभग निकलेगा, वो एकदम वायलेट लेकिन आपको डालना पड़ेगा। वायलेट डालने से लगभग, इसमें मोलिब्डेनियम में से निकलेगा? नहीं निकलेगा, ये अब अल्ट्रा वायलेट में चला गया। समझ रहे हैं? इसमें से भी नहीं, लेड में, एल्यूमिनियम से भी नहीं, मरकरी में से भी नहीं, कॉपर में से भी नहीं, ठीक है, सिल्वर में से भी नहीं, निकल में से भी नहीं, और क्या, प्लेट। विजिबल से नहीं निकलेगा लेकिन अल्ट्रा वायलेट डालिएगा तो इसमें से भी निकल जाएगा। अब पगला गया था बिहार बोर्ड, बोल रहा है 2022 में कि वर्क फंक्शन सोडियम का कितना, अभी कौन याद करके बैठा है भाई? नहीं ठीक है, मान लिया कि सीजियम का हम लोग याद भी कर लेंगे क्योंकि ये सबसे बेस्ट मटेरियल होता है, फैक्ट के रूप में याद भी कर लेंगे। अभी सोडियम का कौन याद करेगा? तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इसको रट लीजिएगा। अब हुआ क्या था कि पिछले साल उसको पूछना, सॉरी इसी साल है, इसी साल पूछना था, 70 को क्वेश्चन पूछना था, जुड़ नहीं रहा था कि क्या पूछें। ऐसा भी नहीं पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए भारी हो जाए, नहीं तो गाली देगा सब, तो गाली से भी बचना है। तो ऐसा ही पलटते पलटते सामने टेबल आया होगा, उसने सोचा होगा कि उठा के दे देते हैं। तो बताइए कितना होगा? 2.75। लेकिन बिल्कुल अगर अगले साल ऐसा कुछ पूछेगा तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन याद मत करिएगा। ये ना कि अभी एक बार सर पूछ दिया तो फिर कहीं अगले साल पूछेगा तो रट लेंगे। ऐसा बहुत सारा टेबल एनसीईआरटी में है, रेजिस्टिविटी का है, नहीं है, कंडक्टिविटी का, बहुत कुछ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग मतलब ठीक है ना? नहीं ठीक है, क्या हो गया है? नहीं कोई बात नहीं है। तो अच्छा तो थोड़ा देर और, क्या ऐसा नहीं ना लग रहा है कि आप मर जाएंगे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर आपको लग रहा होगा कि आप मर जाएंगे तब हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज चुपचाप इधर देखिए। बोल रहे हैं, आराम से सुनते जाइए, देखिए आप हल्ला करिएगा लेट होगा और क्या। हाँ ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन मेटल ऑफ वर्क फंक्शन कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सुन लो। और जो लाइट हमने डाला है उसका वेवलेंथ कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। बोलता है कि क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर निकलेगा तो किस काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा? ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, हम लोग इस फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी hc अपॉन लैम्डा। hc की वैल्यू हमने याद किया है 12400 एंगस्ट्रॉम इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद है? अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, नैनोमीटर लिखोगे तो 1240, एंगस्ट्रॉम लिखोगे तो 12400। क्या बात है, और डिवाइडेड बाई 6000 करिए, कट गया, कटेगा लगभग आएगा जी 2.06 आ रहा है, 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? नहीं ना निकलेगा। कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, हम दे दिए 2.06 तो नहीं निकलेगा।
क्या बात करते हो यार। सिंस गिवन एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या, वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट आउट, निकलेगा, ये निकलेगा। और जब निकलेगा तो किस काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, मुंह जबानी बता देंगे। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर लेगा, वो किस में, निकलने में, वर्क फंक्शन है उसका, है कि नहीं। 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग ये बोलेंगे ना कि सिंस बाई आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है बताइए, E बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, E की जगह पे रख लेंगे 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। इसको उधर लेके चले जाएंगे और यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगा 0.06। देखो ये आसान चैप्टर है, ठीक है, बिना मतलब का भारी मत बनाना, ठीक है। ये देखो बोलता है, हाउ डज वन एक्सप्लेन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटो सेंसिटिव सरफेस विथ हेल्प ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, आप शांत रहिए ना, आप आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से इलेक्ट्रॉन का निकलना कैसे एक्सप्लेन कर पाइएगा। ठीक है, हम लोग पहले लिख लेंगे कि E बराबर क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमको इसी इक्वेशन को खाली लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना, और क्या हम लोग बोलेंगे कि इफ फोटोन ऑफ एनर्जी E इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 5 एंड विच इज ग्रेटर देन, हाँ ये भी लिख दीजिएगा कि E इज ग्रेटर देन क्या, 5, देन इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विथ काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। हो गया, हो गया, एक्सप्लेन कर दिया हम लोगों ने। 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बोलता है वर्क फंक्शन इज कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है 2 फोटोन भेज दिया हमने 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कितना हो गया टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 2.5 का 2 को भेज दिया, क्या इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और जो भी आपका आंसर होगा आप उसको जस्टिफाई करिए, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। हो गया, और 1 फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो नहीं निकलेगा। हो गया, 1 नंबर का ये भी सवाल था, 1 नंबर आपको मिलेगा। हाउ डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वेरी विद द वर्क फंक्शन। तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाँ हमको किसको किसको कंपेयर करना है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन को ना। तो 5 प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ऐसा होगा। अब यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाले तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा E माइनस कितना, 5, इतना हो जाएगा। अब एक बात बताइए, वर्क फंक्शन को बढ़ाइएगा, यानी कि आप इस इक्वेशन की नेगेटिव चीज को बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल इक्वेशन की वैल्यू कम होगी। तो वर्क फंक्शन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कम होगा, हम ऐसे बोलेंगे। नहीं समझे आप, अरे पहले तो हम इक्वेशन लिख देंगे और उसके बाद इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या है कि वर्क फंक्शन अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम घटेगा, कम होगा। अच्छा, इसको अगर एग्जांपल से समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो एक मेटल का सरफेस है, बोलो, अरे समझ में आ रहा है ना, आसान चीज है, ठीक है, आसान नहीं होता तो मैं छोड़ देता तुमको। क्या नहीं, क्या तुम लोग यार कैसे कहते हो छोड़ दीजिए, किस मुंह से बोलते हो तुम लोग छोड़ दीजिए। मुंह खुलता कैसे है तुम्हारा बोलने के लिए कि छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है जैसे मेरे हाथ में AK-47 है, मैंने बंधक बना रखा है कि भगवान के नाम पे छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हुआ क्या कि मैंने भेज दिया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओए कितना भेज दिया, और वर्क फंक्शन इसका है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, चलो वर्क फंक्शन को बढ़ाया जाए। वर्क फंक्शन को बढ़ा के हमने कितना कर दिया, मान लो 15 आया, इसको हमने कर दिया कितना, 12। अभी कैसे निकलेगा, तो तुमको नहीं लग रहा है कि वर्क फंक्शन हमने बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी घट गया, वही तो है वहां।
आप समझ रहे हैं? ऐसे आप समझा सकते हैं। ये बोलता है कि इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना 412.5 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैंने कहने का मतलब जो लाइट डाला गया उसका वेवलेंथ है 412.5 नैनोमीटर। अब इसको इंसिडेंट किया गया इन 4 मटेरियल्स पे। सीबीएस है तो वो अपना डेटा दे देता है, वो नहीं बोलता है कि याद करके आओ, ठीक है। तो उसने दे दिया, इन चारों पे इंसिडेंट किया गया। बताना है किसमें किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और किसमें किसमें नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हम इसकी एनर्जी निकाल लें तो वो हो जाएगा Hc/λ। 1240 याद किया है ना हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है ना, और डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू 412.5 नैनोमीटर से नैनोमीटर गया। आई काटो ना थोड़ा, कितना आ रहा है, लगभग 3 बार में चला जा रहा है। अच्छा ऐसे देखो ना, 4 तिया 12 हो जाएगा, बढ़िया है। अब 12 तिया 36 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है इसका 3 गुना आएगा 1237.5। हाँ अरे यार, इसका 3 गुना जो होगा ना वो होगा 1237 कितना 5, 37.5 हो जाएगा। तो लगभग तुमको ये 1240 के करीब नहीं दिख रहा है? तो काटिए इसको, लगभग लगभग कितना करिए 3। अब वैसे भी 3.000 2-3 बार जीरो लग गया तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। इसको लिखिए आप 3, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमको ये नहीं बताना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है, हमको बताना है कि किसमें किसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसमें किसमें। तो लगभग तो 3 आ रहा है। हाँ बताओ किसमें किसमें निकलेगा। सोडियम में निकलेगा, सोडियम को चाहिए कम से कम इतना, हम दे दिए हैं उतना, ऑब्वियसली निकलेगा, बहुत शौक से निकलेगा, सीना तान के निकलेगा। ये बताओ है, ये नजरें झुका के निकलेगा लेकिन निकलेगा ये भी। ये बताओ ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। हो गया। तो ये पूछ रहा था किसमें निकलेगा किसमें नहीं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो जाएगा क्या? यही पूछ रहा है कि विच ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड वाई। किसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे और क्यों नहीं निकलेंगे। हो जाएगा हम लोग 300 नैनोमीटर। हाँ क्या बाबू, क्या बोल रहे हो? करेंगे करेंगे करेंगे, सब करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखिए वर्क फंक्शन क्या है, W0 है। ऑफ मेटल कौन, कोई X है जिसका वर्क फंक्शन इतना है। तो कितना है बताइए वर्क फंक्शन, लिख दिया जाए 3 × 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, और हर फोटोन का वेवलेंथ कितना है, इतना नैनोमीटर है। हुज एनर्जी इक्वल्स टू W0। ओ तो इसमें वो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का कोई यूज, इसमें तो हमको बता देना है कि इतनी एनर्जी के लिए हमको कम से कम कितना नंबर ऑफ फोटोन चाहिए। नहीं समझे, कितना फोटोन डाले तो इतनी एनर्जी क्रिएट होगी। तो क्या किया जाए, इसको डिवाइड किया जाए एक फोटोन की एनर्जी से, और एक फोटोन की एनर्जी होती है Hc/λ। लैम्डा हमको देखो नैनोमीटर में दिया है, और Hc जो है, लेकिन रुक जाइए ये किसमें दिया है, तो नहीं वो 1240 यूज हम यहां पर नहीं कर सकते हैं। यहां हमको ये आंसर भी जूल में ही चाहिए। नहीं समझ में आया ना, तो हम H की जगह वो रखेंगे, इसकी जगह। अच्छा एक काम ये भी कर सकते हो कि 1240 रख के कैलकुलेट करके तब उसको फिर कन्वर्ट करना किस में, जूल में। 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना। अरे यार, और उसके बाद जो मिलेगा उसको इसे डिवाइड कर दो। अब ये देखो तुम्हारा काम है, मेरा काम खत्म। ये क्या बोल रहा है, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। हो गया, 2-3 को छोटा छोटा क्वेश्चन है। फॉर अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट, अभी तुम लोग को झेलना पड़ता है, इसलिए उन लोगों का वीक में ना 2 बार हमको लग रहा है छुट्टी हो जाता है। सवेरे वालों का आतवार को तो होता नहीं है, एक 2 दिन और छुट्टी हो जाता है। अब समझो वो लोग कितना फास्ट चलता है। वो लोग अभी स्टिल आपसे 1 क्लास आगे है, वो कल भी छुट्टी करूंगा तब जाके आप बराबर हो पाइएगा। हाँ ऑब्वियसली, तो उसमें मैं छोड़ता थोड़े हूँ कुछ। अभी समझ लो कि तुम लोग का क्या स्थिति है।
फॉर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ क्या फोटोसेंसिटिव सरफेस, व्हाई डू ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स नॉट कम आउट विथ सेम एनर्जी। अब देखिए क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स आती है सबकी एनर्जी सेम नहीं होती है। अरे मैंने किसी का 5 है तो किसी का 4 है, किसी का 3, क्यों ऐसा होता है? एक्सप्लेन कर देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो अंदर के लेयर्स से आ रही होंगी वो निकलने से पहले कई सारी लेयर्स से टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस करा देती हैं, जिसकी वजह से जब वो बाहर निकलती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और यही वजह है कि बाहर निकल रहे सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। 1 नंबर का सवाल है, लैंग्वेज लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाउ इज द जोश? नो सर। क्या बात करते हो यार। अच्छा तो सुनो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोग इंटेंसिटी को पढ़ेंगे लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाइए, ठीक है? नहीं तो अब कल से क्या होगा ना, कल से क्या होगा कि मैं रिकॉर्डिंग सवेरे वाले क्लास का ही करूंगा, ठीक है? हैं? और उसके बाद क्या होगा कि अब जितना तुम अगर पीछे जाओगे तो उतना बोल दूंगा कि एक काम करना, मैंने जहां तक मैं पढ़ा दूंगा है नहीं। मैं अब मतलब मान लो कि अब जब मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा तो डालूंगा ना मैं, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि अब जैसे मान लो कि उन्होंने जहां तक पढ़ा है, अब 10 मिनट मान लो तुम लोग पीछे रह गए, तो मैं 2 ऑप्शन दूंगा कि या तो अभी 10 मिनट पढ़ो और ना तो जाओ जाके ये लास्ट का 10 मिनट उधर वीडियो से देख लेना, ठीक है? ऐसा हम लोग करेंगे, कहे कि तुम लोग का रवैया हमको ठीक लगता नहीं है, ठीक है? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हम लोग नए क्लास में पढ़ोगे क्या? अभी इंटेंसिटी पढ़ोगे? बाबू मैंने कहीं सुना है कि इंसान कम से कम 10 दिन बिना खाए जी सकता है, एंड मैं सिर्फ तुम्हारा 10 मिनट मांग रहा हूं, ठीक है? चलो चलो देखो इधर, तो हमको लग रहा है इतना भाषण के बाद थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। एनर्जी, अच्छा अरे आसान चीज है, समझ लो। इंटेंसिटी का मतलब होता है, अच्छा चलो इंटेंसिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जाओ रहो। देख लो सब उठ के भागने लगा कि इनके मूड